सीआरएम सिल्क मिल्स के शेयर के बारे में और पूरे शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, हमेशा की तरह मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू संदीप सर, जैसे आपने देखा कि आज हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट है उसमें सीआरएम सिल्क मिल्स पर फोकस है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल सेक्टर की बाकी कंपनियों से थोड़ा अलग है और साइक्लिकल बिजनेस होने के बावजूद इस कंपनी पर अन्य कंपनियों के विपरीत खास असर नहीं होता हुआ दिखा है। आपके हिसाब से सर, इस कंपनी को पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिहाज से दमखम नजर आता है क्या? देखिए संदीप, पहली बात तो सीआरएम सिल्क मिल्स एक वेल डाइवर्सिफाइड प्लेयर है टेक्सटाइल स्पेस में। ये नॉट ओनली मिडिल सेगमेंट के लिए केटर करती है, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि करीबन 40% इनका जो प्रोडक्शन है वो आउटसोर्स रहता है, यानी ये बेसिकली दूसरे मिलों से अपना प्रोडक्शन बनाते हैं। वहाँ पे क्वालिटी और जो उनके जो क्राइटेरिया होते हैं वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं और इसलिए इनके खर्चे काफी कम होते हैं। और लगातार मैंने देखा है कि पिछले 5-6 साल से कंपनी ने जो कामकाजी EBITDA मार्जिन है वो 15% मेंटेन किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लगातार मार्जिन मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि कोविड के टाइम पे इनको काफी नुकसान हो गया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से FY 21 और 22 में बाउंस बैक किया। तो मेरा मानना है कि देखिए, पहली बात तो डाइवर्सिफाइड बेस है। सबसे बड़ी बात इनके प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि जे हेम्स्टेड एक बहुत वेल नोन ब्रांड है। उसके बाद कैडमी एक अच्छा ब्रांड है जो उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये दोनों ब्रांड्स करीबन 500-600 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं और ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। उसके बाद ये गारमेंट्स में भी काम करते हैं, गारमेंट्स में भी इनका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने क्लियरली कहा है कि वो कोई बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे नहीं। काफी अच्छे मिल्स अवेलेबल है जहां से ये आउटसोर्सिंग कर सकते हैं और जिससे इनको मुनाफा तो मिलेगा ही, बट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 8 या 9 के P मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है। और मेरे हिसाब से काफी बड़े HNI इन्वेस्टर्स, PMS फंड ने ऑलरेडी यहाँ पे निवेश किया है। तो ये डेफिनेटली एक बेहतरीन मौका हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि Q2 के नंबर्स भी काफी अच्छे रहेंगे, तो इसमें अच्छी तेजी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बनेगी। ठीक है, तो नंबर्स इस कंपनी के अच्छे रहे हैं, दूसरी तिमाही में भी नंबर्स काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। सर, अगर नंबर्स की बात करें तो नो डाउट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी मजबूत हैं, मैंने भी इनके नंबर्स देखे हैं। पर ऐसा लगता है कि जो बढ़ती लागत है उसे पास ऑन करने का दमखम इस कंपनी में नहीं है, जिस वजह से बिक्री मुनाफे में बढ़त के बावजूद Q1 FY 23 यानी वित्त वर्ष 2023 की जो पहली तिमाही थी उसमें मार्जिन पर दबाव देखने को मिला था। कैसे रीड कर रहे हैं आप इस फैक्टर को और कब तक उम्मीद है कि जो मार्जिन पे प्रेशर है वो खत्म होता हुआ दिखेगा या कम होता हुआ दिखेगा, ईज ऑफ होता होगा? संदीप, आपने सही कहा। देखिए, पहले क्वार्टर में मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को जरूर मिला है, लेकिन इसका एक मेन कारण है कि इनका जो मेन मटेरियल है ये पॉलीविस्कोस यूज करते हैं, कॉटन पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते। और पॉलीविस्कोस एक बहुत वर्सेटाइल मटेरियल होता है। पहले तिमाही में रॉ मटेरियल खर्चा बढ़ने के कारण इनको कस्टमर्स को ये पास थ्रू करने में दिक्कत हुई, मार्केट भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहा। लेकिन एक पॉजिटिव बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्वार्टर में, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर में, इन्होंने करीबन 25% और 27% का वॉल्यूम ग्रोथ अपने फैब्रिक्स और गारमेंट बिजनेस में रिकॉर्ड किया। तो इसका मतलब खपत काफी हो रही है। मार्जिन में हमको लग रहा है कि जो सेकंड हाफ होगा, यानी अक्टूबर से दिसंबर का जो पीरियड होगा, उससे होपफुली ये प्राइस इंक्रीज लेके इस रॉ मटेरियल कॉस्ट का थोड़ा बहुत इजाफा ये कमा सकेंगे। तो इसमें कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमको लग रहा है कि देखिए 14-15% का EBITDA मार्जिन कंपनी ने ऑलरेडी गाइड किया है और वो कॉन्फिडेंट है कि आने वाले साल में ये डेफिनेटली मेंटेन करेगी। तो सेकंड हाफ शुड बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ, यही मेरा मानना है। ओके, तो मतलब जो दूसरी छमाही है वित्त वर्ष 2023 की वो पहली छमाही के मुकाबले बेहतर रह सकती है और जो मार्जिन पे हमने प्रेशर देखा है पहली तिमाही में वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ होता हुआ दिखेगा। तो बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, ऐसा हमें अविनाश सर बता रहे हैं, जहाँ तक सीआरएम सिल्क मिल्स की बात है। सर, पूरे वित्त वर्ष की अगर हम बात करें FY 22 वो कंपनी के लिए काफ़ी मजबूत था, छोटे बेस का भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता है वो देखेगा। पर यहाँ से FY 23 और FY 24 यानी कि ये जो मौजूदा वित्त वर्ष है और अगला वित्त वर्ष जो है उसको लेकर प्रोजेक्शंस किस तरह के हैं? क्या वित्त वर्ष 2022 की जैसी जो ग्रोथ है वो कंपनी में जारी रहेगी? अगर हाँ, तो फिर इस शेयर में आपकी राय क्या है? क्या आप रिकमेंड करेंगे कि अगले 12, 15 या 18 महीने के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर लक्ष्य क्या होंगे स्टॉक के लिए? देखिए संदीप, पहली बात तो पिछले साल आपने सही कहा कि बेस इफेक्ट प्ले आउट हो चुका था, उसलिए परसेंटेज गेन बहुत मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन अभी पहली तिमाही के नंबर अगर हम देखें तो ऑलरेडी करीबन 28-30% का रेवेन्यू ग्रोथ हो चुका है, 14% का कामकाजी मार्जिन है। हमारा मानना है कि कम से कम 2200 या 2300 करोड़ का फुल ईयर का रेवेन्यू आएगा और करीबन
पिछले साल जो करीबन 40 रुपए की अर्निंग कंपनी ने रिकॉर्ड की थी, इस साल कम से कम 52-53 रुपए का अर्निंग आएगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। और इसका एक रीजन ये भी है कि देखिए पोस्ट कोविड अभी शादी का सीजन वापस शुरू हो चुका है, फेस्टिवल्स आ चुके हैं, जैसे दिवाली हो गई, अभी क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो काफी सेकंड हाफ कंपनी के लिए वैसे भी बहुत अच्छा एक पीरियड होता है जहां पे कामकाजी मार्जिन और रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ने की अपेक्षा होती है। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में डेफिनेटली कंपनी और तेजी से ग्रो करेगी और करीबन 52-53 रुपए का अर्निंग्स अगर आता है तो मुझे लग रहा है कि करीबन जो अभी वैल्यूएशन चल रहा है करीबन 8 या 9 के पी मल्टीपल पे 1 ईयर फॉरवर्ड पे स्टॉक चल रहा है, इसको कम से कम 12-13 का पी मल्टीपल जरूर मिलना चाहिए। और डेफिनेटली इसमें कम से कम 650 650 का टारगेट प्राइस अगले 12 से 15 महीने में पॉसिबल है। तो अच्छा काउंटर है और अच्छा परफॉर्मेंस भी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इस लेवल से अच्छी खासी कमाई हो सकती है इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। ठीक है, 12 से 15 महीने में सियाराम सिल्क मिल्स को अगर आप होल्ड करते हैं, यहाँ पे खरीदारी भी करते हैं, तो 650 650 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 के पी मल्टीपल पर फिलहाल ये स्टॉक अवेलेबल है। और जिस तरह के एक्सपेक्टेशन है नंबर्स के 52-53 रुपये के आसपास का ईपीएस आएगा, 12 का पी मल्टीपल भी अगर इसको असाइन किया जाए तो अविनाश जी हमें बता रहे हैं कि 650 से 650 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर में ये जो सियाराम सिल्क मिल्स है, जो कि गारमेंट्स में भी है, फैब्रिक्स में भी है, यार्न्स भी बनाती है, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। 12 से 18 महीने होल्ड करें तो 650 तक की जो एक्सपेक्टेशन है शेयर प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। ये तो बात हुई सर टेक्सटाइल सेक्टर की, इसके अलावा सियाराम सिल्क मिल्स की। लेकिन अगर हम बाजार की ओर बढ़ें तो बाजार अगर हम देखें तो अक्टूबर सीरीज में सेंसेक्स निफ्टी ने करीब 5.5 से 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। जिस तरह के तिमाही नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह से रुपया कमजोर होता हुआ दिखा है, नवंबर सीरीज की जहां तक बात है तो उसको लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि जैसे ही ये नई सीरीज शुरुआत हुई है, हमने देखा है कि जो विदेशी निवेशक हैं उनकी ओर से भी जो सेलिंग प्रेशर है वो कम होता हुआ दिखा, और इनफैक्ट उनकी ओर से कुछ बाइंग के नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से इस पूरी सीरीज को लेकर आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिहाज से अगर आप शेयर कर सकें। देखिए संदीप, मुझे लग रहा है कि नवंबर सीरीज में जैसे आपने कहा कि फेड की मीटिंग में क्या कमेंट्री आती है, आरबीआई गवर्नर लोकल इंडिया में क्या अनाउंस करते हैं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे। यहाँ पे होपफुली अगर फेड की कमेंट्री में कोई बड़ा कंसर्न या कोई हॉकिश कमेंट्री नहीं आती तो डेफिनेटली मार्केट्स को ये बात काफी पसंद आएगी। हालांकि देखिए 75 बेसिस पॉइंट हाइक फेड का ऑलरेडी मार्केट ने पचा लिया है, आने वाले 1.5 महीने में भी ये 75 बेसिस नहीं 50 बेसिस पॉइंट्स होंगे, तो ये भी बातें मार्केट ने पूरी तरह से डिस्काउंट की है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी न्यूज फ्लोज यूएस से आएंगे, यूरोप से आएंगे, इसका असर इंडियन मार्केट्स पे रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं यही कहूंगा इन्वेस्टर्स को, देखिए इंडेक्स अपनी जगह पे है, लेकिन ब्रॉडली अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज काफी बाजार में आपको अवेलेबल है। Q2 के नतीजे भी मोटा मोटी काफी अच्छे आ गए हैं, तो उसका रीजन ये है कि हमको लग रहा है कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जब तक ठीक ठाक रहता है तब तक मेरे ख्याल से निवेशकों को कमाने के काफी मौके मिलेंगे। हालांकि इंडेक्स 18,000 का जो लेवल है वो मेंटेन करना जरूरी है। अगर 18,000 का लेवल कंटिन्यूसली मार्केट मेंटेन करता है तो 18,400-500 नवंबर में होने के लिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली 18,000 के नीचे अगर बंद होता है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत बिकवाली आपको देखने को मिलेगी, बट अदरवाइज ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला ही मार्केट है। ठीक है, बाय ऑन डिप्स, यानी कि हर गिरावट पे खरीदारी करने के ही आपको मौके ढूंढने चाहिए, वैसा बाजार है। क्योंकि अहम जो बाजार के लिए इवेंट्स हैं वो तिमाही नतीजे हैं जो कि ज़्यादातर अच्छे आए हैं। आरबीआई की पॉलिसी बैठक का नतीजा आएगा, फेड की पॉलिसी बैठक का नतीजा आज शाम आ जाएगा, तो उस लिहाज से वहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंक्रीज होगा। लेकिन जो कमेंट्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कमेंट्री भी कोई बहुत ज़्यादा इस बार सख्त नहीं हो सकती है, ऐसा बाजार अनुमान करके चल रहे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि 18,000 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं निफ्टी ने पार कर लिया है। उसके ऊपर जो टिकना है वो कहीं ना कहीं जो विदेशी बाजारों से संकेत आएंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। सर, जैसे आपने हाईलाइट किया कि फेड की पॉलिसी बैठक, आरबीआई की पॉलिसी का जो फैसला आना है 3 नवंबर को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहाँ पे कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी कमेंट्री क्या आएगी वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले तो ये बताइए सर, ये जो 3 नवंबर की बैठक है, आरबीआई की पॉलिसी का जो फैसला आना है, ये पहले से शेड्यूल नहीं था, ये एक स्पेशल बैठक बुलाई गई है। इसका मतलब क्या है? आरबीआई की जो बैठक बुलाई गई है 2 तारीख को जो फैसला आएगा फेड का, उसके बाद एकाएक ये बैठक बुलाई गई है। और दूसरा, क्या पिछली 3 बार से जैसे हम देख रहे हैं कि आधे % से रेपो रेट में बढ़ोतरी हो रही है, क्या इस बार भी रेपो रेट में आधे % के आसपास का ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आपकी, एक और हाइक होता हुआ दिखेगा? देखिए संदीप, मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग अनशेड्यूल्ड है, लेकिन 2 बातें जो आरबीआई को अभी भी थोड़ा सा कंसर्न कर रही है, वो पहले तो रुपया का जो वीकनिंग है, काफी सिग्निफिकेंटली रुपया डॉलर के हिसाब से वीकन हो चुका है। और दूसरी बात, महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी आरबीआई के कंफर्ट जोन में नहीं है।
तो शायद ये दोनों बातों के लिए देखने के लिए, और फेड का जो रवैया है, फेड अगर 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करता है और ग्लोबली कोई हॉकिश कमेंट्री देता है तो उसका असर डेफिनेटली आरबीआई अपने गवर्नर अपने पॉलिसी में इंक्लूड करेगा। पर मेरे ख्याल से इस बार भी हो सकता है कि 40 या 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आने की अपेक्षा रहेगी। हालांकि अभी भी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आया, तो 40-50 बेसिस पॉइंट मार्केट फैक्टरिंग कर रहा है कि ये डेफिनेटली आएगा और उसका असर डेफिनेटली आपको इन्फ्लेशन कम करने में आएगा, क्योंकि जैसे भी इंटरेस्ट रेट्स हम बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन ठंडा होने के लिए वो काम में आते हैं। तो हो सकता है 40 बेसिस या 50 बेसिस पॉइंट्स का एक और एक हाइक आपको इस पॉलिसी में भी देखने को मिले। ठीक है, तो 40 से 50 बेसिस पॉइंट की और रेपो रेट में बढ़ोतरी आरबीआई की जो स्पेशल बैठक का फैसला आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि महंगाई के फ्रंट पे अभी भी आरबीआई कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह से फेड 0.5% से दरें बढ़ाएगा, आरबीआई से एक्सपेक्टेशन है कि 40 से 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4 से 0.5% तक की जो बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं रेपो रेट में देखने को मिल सकती है। चलिए, तो सियाराम सिल्क मिल्स और शेयर बाजार पर खास चर्चा के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अविनाश सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले सेगमेंट के लिए भी आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। हमारा ये जो सेगमेंट है हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि इस सेगमेंट में हमारे दर्शक जो भी सवाल हमें भेजते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन्हें हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम अपने एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं। अविनाश सर हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपके सामने एक एक करके सवाल रखता हूं जो हमारे पास पहुंचे हैं। पहला सवाल हमें रुड़की उत्तराखंड से राजीव बहुगुना जी ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है। उन्होंने पिछले साल नवंबर में जेएसडब्ल्यू एनर्जी के 50 शेयर खरीदे थे, 295 रुपये ये उनकी कीमत है, एंट्री प्राइस है। पिछले एक शेयर में काफ़ी ज़्यादा उठापटक रही है। जुलाई में ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर भी पहुंच गया था, जो कि 182 रुपये के आसपास का था, लेकिन वहां से इस शेयर में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और अभी जो नतीजे आए हैं हाल में सितंबर तिमाही के, वो काफ़ी अच्छे थे। मुनाफा करीब 37% के आसपास बढ़ा है और नतीजों के बाद हमने देखा कि इस हफ्ते में शेयर की जो शुरुआत है वो काफ़ी दमदार देखने को मिली थी और अब ये शेयर 335 रुपये के आसपास आ गया। यानी कि हमारे जो दर्शक हैं राजीव जी, उनको इस शेयर में काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ दिख रहा है। वो आपसे जानना चाहते हैं सर कि इस शेयर में अब मुनाफा वसूली कर लें या और रुकना चाहिए। देखिए संजीव, मुझे लग रहा है कि देखिए जेएसडब्ल्यू का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो पावर जनरेटिंग वाली कंपनी है। करीबन 6 प्रोजेक्ट्स है जहां पे करीबन 4500 मेगावाट के जनरेट करते हैं और 2 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है और इनका ज्यादातर फोकस थर्मल एज वेल एज हाइड्रो में है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 5 साल में ये हाइड्रो और थर्मल का जो शेयर है उसको बढ़ाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात आपने सही कहा कि Q1 के नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर है। इनफैक्ट 457 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने सेकंड क्वार्टर में रिकॉर्ड किया है, जो करीबन ऑलमोस्ट डबल है। 209 करोड़ प्रीवियस सेकंड क्वार्टर में था। तो मेरे ख्याल से ये जो रन रेट है ये कंपनी जरूर मेंटेन करेगी और आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली इनका सबसे बड़ा कंसर्न फैक्टर है कि इंपोर्टेड कोल के ऊपर इनके प्लांट्स चलते हैं तो वहां पे कीमतें बढ़ी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने मार्जिन मेंटेन किए। तो मुझे लग रहा है कि अगर एक साल भर का नजरिया लेते हैं तो करीबन 400 450 का एक टारगेट प्राइस इनको मिल सकता है। तो अभी फिलहाल ये होल्ड करे और डेफिनेटली 450 जब होता है तभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ठीक है राजीव जी, आपके लिए राय ये है कि आप एक साल के आसपास और इस शेयर को होल्ड कीजिए। नंबर्स पहली तिमाही के काफ़ी अच्छे आए हैं। अविनाश जी मानते हैं कि अगर आप 1 साल से 1.5 साल इस शेयर को होल्ड करते हैं तो 400 सवा 400 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पर आप चाहें तो एक बार अपना जो मुनाफा है उसे बुक कर सकते हैं। दूसरा सवाल जम्मू से ममता बाली ने ईमेल के जरिए पूछा है। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में बंधन बैंक के 100 शेयर खरीदे थे, 253 रुपीज़ ये इनका एंट्री प्राइस है। ममता जी ने 350 रुपये के हाई से 100 रुपये नीचे देखकर इस शेयर में एंट्री ली थी, पर लगभग 1 साल होल्ड करने के बावजूद भी कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। अभी हाल में इन्होंने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए थे जिसमें 209 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, पर मुनाफा आने के बावजूद भी बाजार खुश नहीं हुआ क्योंकि जितना अनुमान बाजार ने लगाया था उससे कम मुनाफे के नंबर्स इस बैंक ने डिलीवर किए हैं। यही कारण है कि इसके एनालिस्ट ने इसके जो FY23 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसकी EPS के अनुमान में 40% तक की कटौती की है। अनुमान से खराब नतीजों और ब्रोकर रिपोर्ट्स के बाद सोमवार को इस शेयर में करीब 10% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिली थी। शेयर 238-240 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी ममता जी को बंधन बैंक में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वो आपसे पूछ रही हैं कि इस शेयर में फ़ायदे के लिए कब तक रुकी रहूं। देखिए मुझे लगा है कि संदीप, जैसे आपने कहा कि बंधन बैंक ने बहुत खराब तरीके से मार्केट से डिसअपॉइंट किया है और सबसे बड़ी बात इनकी प्रोविजनिंग काफी बड़ी है और नंबर्स जो अभी Q2 के आ गए हैं उसमें नंबर्स जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं कम नंबर्स आ गए। सबसे बड़ी बात अभी भी जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है वो अभी भी चलेगा। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि 20-25% का लोन बुक एडवांस ग्रोथ हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो ये दूसरे कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अगले 6 से 12 महीने में मुझे नहीं लग रहा है कि बंधन बैंक में कोई बड़ी अपसाइड आएगी।
मेरे ख्याल से फेडरल बैंक जो कम से कम 125-130 रुपए में चल रहा है, इसमें अभी भी ट्रिगर्स काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट है। इन्होंने करीबन 700 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर में रिकॉर्ड किया है, जो पिछले क्वार्टर में 350-60 करोड़ था। यहाँ पे हमको लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये शेयर ये अभी भी खरीदते हैं तो करीबन 12 से 15 महीने में हमको लग रहा है कि 170-175 रुपए का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो बंधन बैंक से निकलिए और स्विच करके फेडरल बैंक खरीदिए, अच्छा खासा लॉस आप रिकवर करके इसमें कमा सकते हैं। ओके, तो ममता जी आपके लिए राय है कि अगले 6 से 12 महीने में बंधन बैंक में कोई मीनिंगफुल अपसाइड आएगी, उसकी गुंजाइश कम नजर आती है, इसलिए किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक बैंक आपको सुझाया भी गया है फेडरल बैंक, इसमें आप स्विच कर जाइए। आपके जो घाटे हैं, जो लॉस हुआ है आपको, उसका काफ़ी हद तक जो हिस्सा है वो आप इसकी भरपाई कर लेंगे अगर आप फेडरल बैंक में स्विच कर जाएं, क्योंकि एक साल अगर आप फेडरल बैंक को होल्ड करती हैं तो 170-175 तक के जो लेवल्स हैं वो फेडरल बैंक के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश से परिधि सावंत ने यूट्यूब के जरिए सवाल हमें भेजा है। परिधि जी ने पिछले साल नवंबर में मारुति के 5 शेयर खरीदे थे, 7,170 रुपये उनका एंट्री लेवल है। इसके बाद इस शेयर में अच्छी तेजी देखी गई। हाल में फेस्टिव सीजन की वजह से तो ये शेयर शानदार ऊंचाई पर पहुंच गया। हाल में आए नतीजों में देखा गया कि मारुति का जो मुनाफा है उसमें करीब 4 गुना के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। इसकी वजह से ही इस हफ्ते की शुरुआत में इस शेयर में फिर से उछाल देखा गया और अब ये शेयर 9,550-9,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी परिधि जी को प्रति शेयर अगर देखें तो करीब 2,400 रुपये के आसपास का फायदा हो रहा है। परिधि जी ये पूछ रही हैं कि क्या मैं अब इस शेयर में मुनाफा वसूली कर लूं या और रुकूं, क्या लेवल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं इस स्टॉक के लिए? संदीप, मुझे लगा है कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पे एक मारुति का शेयर खरीदा है, तो इनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के Q2 के नंबर्स आ गए, मैनेजमेंट की कमेंट्री है, इससे यही लगता है कि सेकंड हाफ जो FY23 का होगा वो इससे भी दमदार रहेगा। सेकंड हाफ में हमको दिवाली, दशहरा, उसके बाद न्यू ईयर, ये सारी जो फेस्टिवल्स होते हैं इसका फायदा भी कंपनी को वॉल्यूम्स ग्रोथ में मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सेमीकंडक्टर का जो चिप्स का इशू था वो भी अभी सुलझ गया है। मोरलेस कमोडिटी प्राइसेस यानी स्टील की कीमतें भी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कम अगर ये साल भर का नजरिया रखती है तो मेरे ख्याल से 10,200, 10,500 का एक रेंज लेके इसमें इस तरीके का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि ये एफआई फेवरेट स्टॉक भी है, इंस्टीट्यूशनल फेवरेट स्टॉक है। तो इसमें डेफिनेटली अभी होल्ड करिए। करीबन 10,500 का टारगेट मुझे लग रहा है 15 मिनट में कंफर्टेबली आना चाहिए, तभी मुनाफा वसूली करिए। ठीक है, तो परिधि जी आपके लिए राय ये है कि दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत मजबूत थे, लेकिन तीसरी तिमाही अविनाश सर हमें बता रहे हैं कि और भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। फेस्टिव सीजन, नए साल की पूरा जो इम्पैक्ट है सेल्स में वो इसी तिमाही में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे होल्ड कीजिए। 1 साल 1.5 साल का नजरिया अगर आप लेती हैं तो कम से कम 10,200 और उसके बाद 10,500 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करिए, आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन आप बने रहिए, आपका मुनाफा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। चौथा सवाल हमें फेसबुक पेज पे मिला है झांसी यूपी से ललित अग्रवाल जी की ओर से। उन्होंने इस साल मई में इंडियन ऑयल यानी आईओसी के 200 शेयर खरीदे थे। 76 रुपीज़ उनका एंट्री प्राइस है, लेकिन इसके बाद से इस शेयर की हालत ठीक नहीं रही है। कच्चे तेल में तेजी और पेट्रोल डीजल की बिक्री पर नुकसान से सितंबर तिमाही में कंपनी को 272 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और ये ट्रेंड दूसरी तिमाही से जारी है, यानी कि लगातार ये दूसरी तिमाही है जब कंपनी को बैक टू बैक लॉसेस होते हुए दिखे और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी 2 तिमाही में लगातार इस कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है। अभी भी ये शेयर 68 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा है, यानी कि ललित जी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि डिविडेंड अच्छे आते हैं इस कंपनी की ओर से, लेकिन ललित जी पूछ रहे हैं कि क्या इस शेयर में अब बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? संदीप, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि 2 क्वार्टर्स में ये जो कंपनी आईओसी ने जो लॉस किया है वो ज्यादातर इन्वेंट्री लॉसेस के कारण है। अभी सितंबर के महीने में देखा है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी कटाई हो चुकी है। सबसे बड़ी बात Q2 की अगर हम बात करें तो करीबन $13 प्रति बैरल इनका जीआरएम आ गया, जो काफी अच्छा है। मार्केट अनुमान कर रही थी कि $10 आएगा, तो उसके हिसाब से तो जीआरएम अच्छे आ गए, लेकिन इनका जो कर्जा है वो थोड़ा सा बढ़ने के कारण इस क्वार्टर में इन्होंने नुकसान किया है। हमारा कहना है कि जो भी नेगेटिव्स कंपनी को फेस करनी थी वो ऑलरेडी शेयर के प्राइस में 68 रुपए में फैक्टर इन है, तो यहाँ पे बेचना नहीं चाहिए। कम से कम 6-12 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। मुझे लग रहा है कि कम से कम 110-115 का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें कम होगी यहाँ पे आपको जीआरएम्स कंपनी की बढ़ेगी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑटो, एविएशन जैसे सेक्टर में भी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा।
ओके, तो आईओसी में जरूर जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला है। अविनाश जी हमें बता रहे हैं कि जो 2 क्वार्टर में लगातार घाटे हुए हैं आईओसी के, वो केवल इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से है। आगे क्रूड की कीमतों में कमी रहने का अनुमान है, सॉफ्ट रहने का अनुमान है, उससे इस कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप होल्ड करते हैं ललित जी, तो कम से कम 110 115 तक के जो लेवल्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए राय ये है कि आईओसी के स्टॉक में आप बने रहिए। इसी के साथ अविनाश सर हमेशा की तरह आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।